Uh, Hello class. So now we are starting our first lecture of cell and structural and functions unit of life. तो जो हम सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो कैसे बना या कहाँ से आया, तो सबसे पहले अगर दिमाग में आनी चाहिए कोई भी बात तो सबसे पहली चीज होती है सेल, जिसे हिंदी में हम कोशिका कहते हैं। अब सेल से हम क्या समझते हैं, ये एक पर्टिकुलर ऐसी चीज है जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है। अब जब हम सबसे पहले पता करते हैं कि अब किसी के दिमाग में तो आया होगा ना कि हम लोग कैसे बने, तो उसकी डिस्कवरीज को देखना पड़ता है कि हम लोग कैसे बने, किस तरह से हम लोगों ने कैसे काम किया। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरीज को जानने के लिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि हमने सेल को ढूंढा कैसे। तो सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में जो ट्री का बार्क होता है जो आप जैसे पेड़ देखते हैं तो उसके आगे का जो काला काला हिस्सा होता है उसे हम बार्क कहते हैं। तो उस ट्री के बार्क से रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप 1665, अब हम 1600 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम के हमारे पास जैसे आज के लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, उस तरह के माइक्रोस्कोप प्रेजेंट नहीं थे। उन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था। उन्होंने प्रिमिटिव तरह का, प्रिमिटिव का मतलब होता है पहले तरह का माइक्रोस्कोप उन्होंने यूज किया था सबसे पहला। तो उन्होंने उसमें एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। अब हनी कॉम्ब से हम लोग क्या समझते हैं, मधुमक्खी का जैसे छत्ता होता है उसमें मधुमक्खी जो हनी देती है वो देखा है गोल 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 टाइप में होता है, उस तरह का उन्होंने सबसे पहले स्ट्रक्चर देखा। तो द सब्सटेंस कॉल्ड बार्क कम्स फ्रॉम द कॉर्क कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। अब तो उन्होंने सबसे पहले जो कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर्स देखे, मतलब गोले गोले छोटे छोटे देखे जैसे हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर में होते हैं, तो उन्होंने उसे कहा सेल। सेल का जो लैटिन में मतलब होता है वो होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे रूम। अब तुमने हनी बी के स्ट्रक्चर को भी देखा होगा, उसी जिस तरह से देखा होगा, तो उसमें भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं। अब हनी बी के लिए तो वही उसका कमरा बोल सकते हैं आप। इसी तरह से रॉबर्ट हुक ने जो फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व किया था एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्होंने यही देखा कि वहां पे छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हनी कॉम जैसे। तो उन्होंने उस चीज को कहा सेल। सेल हमारा इंग्लिश वोकैब नहीं है, वो एक लैटिन वोकैब है जिसका मतलब इंग्लिश में होता है लिटिल रूम। अब सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए जिन्होंने देखा बार्क, जो हमारा बार्क होता है वो होता है हमारा नॉन लिविंग सेल होता है वो हमारा। अब जो नेक्स्ट चीज हमें आती है दिमाग में, तो हमने अब नॉन लिविंग देखा तो लिविंग भी हमने कभी देखा ही होगा। अब लिविंग नहीं देखेंगे तो पता कैसे करेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आए एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने 1674 में डिस्कवर किया हमारा सेल। उन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल देखा। अब जब उन्होंने लिविंग सेल देखा तो उनका जो माइक्रोस्कोप था वो थोड़ा सा उनसे डेवलप था, तो उन्होंने बताया कि एक लिविंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, उन्होंने जिस तरह से देखा। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए जिन्होंने कई बार या कई तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते करते हर बार एक नई थ्योरी डेवलप करने लगे। जब आप हायर क्लासेस में जाइएगा तो आप सेल थ्योरी भी पढ़िएगा। अब जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन आते हैं उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। हमारे शिल्डन एंड शॉन आते हैं जिन्होंने सबसे पहले एक साथ मिलकर सेल थ्योरी डिस्कवर की थी। आपके जो शिल्डन सर है उन्होंने 1838 में ये सब काम किया था, और ये हमारे जर्मन बॉटनिस्ट हैं। और जो शॉन सर है हमारे, वो एक जर्मन जूलॉजिस्ट हैं। तो इसके बाद उन्होंने सबसे पहले मिलकर बताया कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे आ रहा है और सेल से आगे कैसे बन रहा है। तो उन्होंने बोला कि सेल का जो स्ट्रक्चर है, बाकी के जो सेल हैं वो सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल, मतलब 2 या 3 सेल मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तब जाके कोई काम आ रहा है। जो हमारे पुरकिंजे जी आए उन्होंने बोला, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया किस चीज को, जो हमारा फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है सेल में।
उसके बाद हमारे विर्चो आए जिन्होंने 1855 में, अब सबसे पहले क्वेश्चन रेज ये होता है, ये लोग तो बता रहे थे कि सेल बना, प्रोडक्ट ऑफ सेल से बन गया, बहुत सारे सेल मिलकर एक तरह के सेल बन गए, तो क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि सबसे पहला सेल कैसे बना, सबसे पहली लाइफ कैसे आई। तो जो हमारे विर्चो जी हैं उन्होंने बताया कि जो हमारी पहली जो लाइफ आई वो प्रोडक्ट ऑफ सेल, और सेल कंपोजिशन तो एकदम सही है कि हमारे जो प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं वही नए सेल बना रहे हैं, वही आगे टूट के और सारे सेल बनाएंगे। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब हम आगे की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल हमारे ना बहुत बहुत सारे बेसिस पे हम डिस्क्राइब करते हैं सेल को। सबसे पहले हम ये देखते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब हम एक एक वर्ड को तोड़ के समझेंगे। यूनि का मतलब होता है एक, सिर्फ एक, और सेल्युलर का मतलब है उस पर्टिकुलर सेल से। यूनिसेल्युलर का मतलब है कि एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे जो अब हमारा यूनिसेल्युलर सेल है वही अब हमारा खाना भी बनाएगा, वही खाने को पकड़ के भी लाएगा, वही उसका डाइजेशन भी करेगा, वही एक्सक्रीशन भी करेगा, मतलब सारे काम वो खुद ही करेगा और खुद ही डिवाइड भी करेगा, खुद ही डीएनए कॉम्पिटेंट भी बनाएगा, सब कुछ वो ऑर्गेनिज्म खुद ही कर रहा है। इसी वजह से हम कह रहे हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ हम जब जाते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, उसके पास अलग अलग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो अलग अलग तरह का काम कर सकता है। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन देखेंगे। एवरी ऑर्गेनिज्म बिगिंस इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। अब जो हमारा जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, सबने सुना होगा फर्टिलाइजेशन के बारे में। बेसिक टर्मिनोलॉजी है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट का जब हमारा फ्यूजन होता है तो सबसे फर्स्ट स्टेज बनती है जायगोट की, जो डिप्लॉयड होती है। अब जो जायगोट की जो हमारी स्टेज बनती है वो यूनिसेलुलर स्टेज होती है। हम लोग भी जो आए हैं वो यूनिसेलुलर स्टेज को क्रॉस करके आए हैं। क्यों? क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन हुआ, हम लोगों में बटा है डिवीजन ऑफ लेबर, और जिनमें नहीं बटता है उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा है एवरी ऑर्गेनिज्म बिगिंस इट्स लाइफ इज इन एज अ सिंगल सेल फर्टिलाइजेशन, एग और जायगोट। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे पास किस किस तरह के हैं? अमीबा, ईस्ट, बैक्टीरिया, जो फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं। अगर वो करते भी हैं तो उसे कहते हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वो बाइनरी फिजन कर सकते हैं, वो मल्टीपल फिजन कर सकते हैं, वो बडिंग कर सकते हैं। अलग अलग तरह के एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को अडेप्ट करके अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाते हैं। परफॉर्म ऑल बायोलॉजिकल फंक्शन ऑन अ सेलुलर लेवल इटसेल्फ। वो सिर्फ अपने ही, मैंने पहले ही बोल दिया कि जो मेन डिफरेंस है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज दैट देयर आर सर्टेन डिवीजन ऑफ लेबर्स। यूनिसेलुलर में वो सारा काम अपना खुद से करेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो सारा काम अलग अलग तरीकों से करेंगे। क्यों? Because multicellular organism have certain cell organelles present in them. अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ हम आते हैं। मल्टी का मतलब सबको पता होगा, मल्टी का मतलब होता है मैनी। अब जब हम मैनी की तरफ आते हैं यानी कि बहुत बहुत सारे सेल्स हैं, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर इजी हो जाएगा। अब देखो, multicellular organism divide further from the zygote to form a complete body structure. अब ये ऐसा हम कैसे कह रहे हैं? सबसे पहले हमारे पास होता है सेल। सबसे पहले जो हमारा सेल होता है अब वो डिवाइड करता है। सेल जैसे ही डिवाइड करेगा, सेल के डिवाइड होते ही हमारा बनता है टिश्यू। टिश्यू एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा। जब टिश्यू एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करके आगे डिफरेंशिएट करेगा तो वो बनाएगा ऑर्गन।
फिर ऑर्गन और ज्यादा स्पेशलाइज्ड होंगे तो वो बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। तो वही चीज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हमारे आते हैं वहां डिवीजन ऑफ लेवर शो करते हैं और धीरे धीरे वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। अब जब हम इनकी तरफ देखें तो दे पोजेस स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम टू परफॉर्म वेरियस बॉडी फंक्शंस। अब हमारा ये बेसिक क्लियर हो गया होगा सबको कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। तो जब हम नेक्स्ट पे आते हैं तो सबसे पहले बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ से हम शुरू करते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं तो सबके दिमाग में क्या क्या आता है। हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग तरह से देखा। अभी अभी मैंने बताया कि 1831 में रॉबर्ट हुक ने हमारा न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। तो हम सबसे पहले जब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सेल देखते हैं तो हमें सबसे पहले हम बाउंड्री देखेंगे। उस बाउंड्री को हम कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम जब ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एनिमल सेल है और एनिमल सेल और प्लांट सेल में मेजर डिफरेंस ये होता है कि उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सबसे आगे वाला स्ट्रक्चर है हमारा जिसे हम कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। उसके बाद हमारे पास आता है गोल्गी एपरेटस। ये सारे सेल ऑर्गेनल बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से देखेंगे। जो हमारा गोल्गी एपरेटस है वो हमारा लिपिड सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन में बहुत मदद करता है। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि ग्लाइकोप्रोटीन जो हमारे लाइसोसोम्स वगैरह बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, इन्हीं के थ्रू बन रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है राइबोसोम। राइबोसोम हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को तो आप रट लीजिए, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जो मेन चीज अगर पता होनी चाहिए, सबसे बेसिक डेफिनेशन है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद हमारे पास लाइसोसोम आते हैं, इन्हें सुसाइडल बैग्स कहते हैं। क्यों? अब सेल है, सेल में अब फॉरेन पार्टिकल्स भी आएंगे, अपना भी मास उनका गंदा हो सकता है, तो जितने भी फॉरेन एंटीजेंस, एंटीबॉडीज इनके अंदर आ रही हैं और जो अपने भी सेल ऑर्गेनल सेल के अंदर खराब हो गए हैं उन सबको खत्म करने का काम लाइसोसोम का होता है। इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी 1831 में, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बार बार रिवीजन करते रहिए जिससे आपको याद होता रहेगा। अब न्यूक्लियस के बाद आते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के आसपास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इस वजह से उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। जो हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। अब राइबोसोम का, अब जहां राइबोसोम आप लोगों को दिख जाए तो इसका मतलब होगा कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका लिपिड सिंथेसिस में मदद करेगा। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। हमने अभी पूरा बेसिक स्ट्रक्चर देखा। सबसे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन देखी, साइटोप्लाज्म देखा, फिर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देखा है हमने, राइबोसोम देखे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, सॉफ्ट देखा, रफ देखा, राइबोसोम देखे, गोल्गी एपरेटर्स देखे। तो अब सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे कि साइटोप्लाज्म बेसिकली है क्या। तो जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो हमारा जो फ्लूइड प्रेजेंट है सेल के अंदर उसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, जहाँ पे सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। तो जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट द न्यू सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन medium which everything else is present. Basically
वो बोलना क्या चाह रहे हैं, वो यही बोलना चाह रहे हैं कि जो आपका फ्लूइड प्रेजेंट है पूरे सेल के अंदर उसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है पार्ट्स ऑफ सेल में न्यूक्लियस। अब जब हम न्यूक्लियस की तरफ देखते हैं तो ये मेन चीज आ जाती है जिसे ब्रेन कह सकते हो एक तरीके से सेल का। क्यों ब्रेन कह रहे हैं? क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, डीएनए प्रेजेंट होता है, जो हमारा जब ये सेल डिवाइड करेगा तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहीं से दूसरे सेल में डिवाइड करके जाती है। तो ये जर्नली जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है। स्पेरिकल शेप मतलब जैसे हमारी बॉल होती है उस तरीके के शेप का ये होता है। जब मेजर सारे मतलब अगर मोस्टली सेल की बात की जाए तो ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से। अब साइटोप्लाज्म हमारा फ्लूइड प्रेजेंट है। अब इसके अंदर तो न्यूक्लियोसोम है ना, तो न्यूक्लियर फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसके अंदर। इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता है। अब जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवेलप आपको देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। अब न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं, और न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड है उसे हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। इसमें किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियस के बाहर के फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसके बीच में हमारा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस के अंदर आपके क्रोमोसोम आएंगे, डीएनए आएगा जो आगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा। आगे चलते हैं हम। अब दूसरा पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे बहुत प्यारा सा डायग्राम देख के आपको समझाया गया है। आपके न्यूक्लियोपोर भी प्रेजेंट है यहाँ पे, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस। अब देखिए न्यूक्लियोपोर यहाँ पे क्यों प्रेजेंट है? पोर का मतलब होता है छेद। आप देख सकते हो उसमें छोटे छोटे छेद प्रेजेंट है। इससे क्या होगा कि जब सेल रेप्लिकेशन यानी कि आगे चल के जब सेल का डिवाइड करने का टाइम आएगा तो यहीं से उसका जो क्रोमेटिन डीएनए मटेरियल है वो यहीं से बाहर निकल के जा सकता है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है कि न्यूक्लियस वाज फर्स्ट observed by Dutch biologist Anton von Leeuwenhoek, who called it lumen in RBC of salmon fish. और फर्स्ट आपका अभी बताया गया आपको कि रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन 1831। किसमें देखा गया? उन्होंने ऑर्किड में देखा गया था। ऑर्किड आपका एक तरह का प्लांट होता है। अब हम आगे की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे हम प्लांट पार्ट्स ऑफ सेल में प्रोटोप्लाज्म बात करेंगे। अभी अभी मैंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म का जो वर्ड है वो पॉइंट किया था पुरकिंजे ने। आप पी और पी से याद कर सकते हैं। पी से पुरकिंजे सर और पी से प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? एंटायर मटेरियल ऑफ अ लिविंग सेल, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। अब देखो बच्चे बेसिकली कंफ्यूज होते हैं कि साइटोप्लाज्म में और प्रोटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूजन की बात नहीं है। साइटोप्लाज्म हमारा फ्लूइड प्रेजेंट है। कहाँ से कहाँ तक के बीच? सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस तक के बीच। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। और जो ये पूरा मटेरियल है यानी कि सेल जो हमारा साइटोप्लाज्म है प्लस जो न्यूक्लियस है, इन सब को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं। पहले हमने सबको अलग अलग देखा। अलग अलग कैसे देखा? हमने देखा साइटोप्लाज्म क्या है, हमने देखा न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को क्या बोल रहे हैं। अब इन दोनों को कंबाइन करके हमने नाम दे दिया है प्रोटोप्लाज्म। सिंपल है। आगे से आप ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जिसे हम कह रहे हैं प्लास्टिड। ये जो हमारा प्लास्टिड होता है ये हमारा प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में।
प्लांट सेल में ये क्या करता है, प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करवाने में हेल्प करता है प्लांट्स की, क्लोरोफिल हमारा बेसिकली ग्रीन पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस करवाने में मदद करता है। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है जो हमें टिपिकल एक प्लांट सेल में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये मोर कॉमन इन प्लांट सेल, मैंने बताया अभी अभी कि प्लास्टिड हमारा प्लांट सेल में देखने को मिलता है। कलर्ड बॉडी स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, कलर्ड बॉडी क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसके बाद क्या बोल रहे हैं वो, क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द प्लांट, बेसिकली ग्रीन कलर ही वो प्रोवाइड करेगा, हमने प्लांट्स ग्रीन कलर के ही देखे हैं। क्यों, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अच्छी रखते हैं। प्लास्टिड विथ क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, सम ऑफ देम कंटेन्स क्लोरोफिल एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने हमेशा से पढ़ा है जो हमारा ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का वो ही फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन ग्रीन एरिया आपको दिखा रखा है ये है, और ये जिसके अंदर प्रेजेंट है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कह रहे हैं। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ सेल्स में। अब पार्ट्स ऑफ सेल्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। ये बहुत ज्यादा बेसिक चीज है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं घबराने की जरूरत है। ये टर्मिनोलॉजी भले ही नई आपको देखने को मिल सकती है बट ये बहुत इजीएस्ट टॉपिक होते हैं। कैसे, अब यू का मतलब होता है, यू भी हमारा एक ग्रीक कह सकते हो या लैटिन वर्ड कह सकते हो, यू का मतलब होता है ट्रू यानी कि सच, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। या इसका मतलब यूकैरियोट्स वो होते हैं जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा, सेल्स विद अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब वहां पे सेल ऑर्गेनल डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होंगे, यानी कि सेल एनवेलप भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिन भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा। एक जो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसे हम कह रहे हैं यूकैरियोट्स। इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। हमने अभी तक कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, साइटोप्लाज्म पढ़ा है, न्यूक्लियस पढ़ा है, प्लास्टिड पढ़ा है हमने। अब यहाँ पे यूकैरियोट्स के अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया भी देखा है, गोल्गी एपरेटर्स भी देखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखा है। अब क्रोमोसोम एंड जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, also called the true cell, most plants and animal cells। हमारे जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं वो यूकैरियोट होते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब होता है पहले का। हम सब जानते हैं जो चीज सबसे पहले आई होती है वो उतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं होती है, धीरे धीरे हम सिविलाइजेशन में जाते हैं, अर्बनाइजेशन में जाते हैं, तब जाके वो चीज डेवलपमेंट में आती है। तो प्रिमिटिव का मतलब है कि सबसे पहले जो न्यूक्लियस है या प्रिमिटिव पहले का जो न्यूक्लियस है, यानी कि ये इतना वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। सेल्स विदाउट अ न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्रोमोसोम और जेनेटिक मटेरियल डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका प्रेजेंट नहीं होता है। अब वो हमारा हमने बेसिकली क्या देखा कि न्यूक्लियस के बगल में एक लेयर है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस ने सब कुछ अच्छे से रख रखा है, बट प्रिमिटिव तरह के जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ही नहीं। जो वो प्रेजेंट नहीं है उसे बांध के नहीं रखा गया है तो वो इधर उधर फैल चुका है। समझ में आ रही है आपको बात। अब क्रोमोसोम एंड जेनेटिक मटेरियल डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म, ऑब्वियसली जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा तो साइटोप्लाज्म में सब कुछ बिखर जाएगा। तो ये प्रिमिटिव तरह की जितने भी हमारी चीजें हैं, प्रिमिटिव जैसे कि हमारे बैक्टीरिया हो गए, अमीबा हो गया, हमारा ईस्ट हो गया, इन सब में हमारा प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलता है। आगे की तरफ चलते हैं अब हम। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल।
अब डिफरेंस हम एक एक करके देखेंगे। कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं एनिमल सेल में जो प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलती, और जो प्लांट सेल में होता है वो एनिमल सेल में कई ऐसी चीजें होती हैं जो देखने को नहीं मिलती है। हम एक एक करके सेल ऑर्गेनल्स यानी कि पार्ट्स ऑफ सेल के बेसिस पे इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहला हम लेते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो जो हमारा सेल एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। मैंने जब आप लोगों को ह्यूमन सेल का जो स्ट्रक्चर दिखाया था उसमें मैंने आपको बोला सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बट सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल हमेशा हमारा प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ये बेसिक डिफरेंस है, हमेशा ध्यान रखेंगे। फिर हमारा जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमारा प्लांट सेल में भी देखने को मिलेगा, एनिमल सेल में भी देखने को मिलेगा। हमने अभी अभी पढ़ा कि जो हमारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सिमिलरली प्लांट सेल और एनिमल सेल हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इस वजह से उन दोनों के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है दोनों में। जो हमारा प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड में हमारा आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट। कभी देखा है किसी भी हरे जानवर को? क्यों नहीं देखा हमने कभी किसी भी हरे जानवर को? क्योंकि उनके पास प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता है, और प्लास्टिड अगर प्रेजेंट नहीं है यानी कि क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं है। तभी तो हम लोग सनलाइट के प्रेजेंट में हम लोग अपना खाना नहीं बनाते हैं ना। इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, नहीं तो हम भी घर राशन नहीं लाते, हम भी विटामिन डी लेते और हम लोगों का भी खाना बन जाता। इसमें कोई गलती वाली बात नहीं है कि प्लास्टिड हमारे प्लांट सेल में मिलेंगे और एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे। फिर वैक्यूल जब हम देखते हैं तो वैक्यूल हमारा दोनों में प्रेजेंट होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो। वैक्यूल हमारा किसी भी चीज को प्रिजर्व मतलब अंदर रिजर्व फूड मटेरियल रखने का काम करता है। जो हमारे पास ऑर्गेनल्स होते हैं वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं। जब क्लोरोप्लास्ट हमारा आ गया, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग पार्ट्स ऑफ प्लास्टिड इज नॉन एज क्लोरोप्लास्ट। तो जो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारा प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं अभी बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक डिफरेंस हम देख के आए हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है। उसमें डिफरेंस यही है कि जो हमारा सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल में आपको देखने को मिल रहा है, एनिमल सेल में नहीं देखने को मिल रहा है। हमारा प्लांट सेल ग्रीन है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट है। बाकी सारा स्ट्रक्चर आपको सिमिलर ही मिलेगा क्योंकि दोनों यूकैरियोट्स हैं। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ की समरी क्या है इस पूरे चैप्टर की? हमने ये देखा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों यूकैरियोटिक सेल है। इनके स्ट्रक्चर एक दूसरे से एकदम आइडेंटिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेल वॉल का डिफरेंस आ रहा है, हमारे पास प्लास्टिड का डिफरेंस आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस आ रहा है। प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल, एनिमल सेल डू नॉट हैव इट। और जो हमारा प्लांट सेल होता है वो सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, बट जो हमारे पास एनिमल सेल होता है उनके पास वैक्यूल होता है बट छोटा होता है और बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट से प्रेजेंट होते हैं। और प्लास्टिड कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट और एंड आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल, हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। आगे चलते हैं अब हम लोग। अब जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स देख लिए हैं कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, बेसिक डिफरेंस क्या है एनिमल सेल प्लांट सेल में, हम अब साइज ऑफ जो हमारा सेल होता है वो अलग अलग तरह के हमें सेल देखने को मिल सकते हैं क्योंकि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग पार्ट है, अलग अलग फंक्शन वो करते हैं। जो हमारा न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होता है ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होता है। जो हमारा सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? तो हम सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सेल हमारा न्यूरॉन होता है। और अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल कौन सा है, जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है
उसमें से जो सेल निकलता है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होता है। जो हमारा सबसे ज्यादा छोटा सेल कौन सा होता है, तो वो होता है माइकोप्लाज्मा, एक बैक्टीरिया होता है जिसका 0.2 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब वन माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर के इक्वल होता है। इतना ज्यादा माइक्रोस्कोपिक वो होगा। अब साइज और जो शेप होता है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे पास ऑर्गेनिज्म की, तो बहुत अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए जो हमारा एग है, एग यानी कि हमारा जायगोट, जो हमारा फर्टिलाइजेशन से बन जाता है, तो फिर हम इस में यही देख रहे हैं कि जो फर्टिलाइज्ड हमारा एग है वो सिंगल सेल है। अब हम इसमें जब हम अंडा बॉईल करते हैं तो बेसिकली हम उसमें क्या देखते हैं, एक वाइट वाइट कवरिंग देखते हैं और एक अंदर का यॉक देखते हैं जो येलो कलर का होता है, उसका शेल होता है। अब देखिए upon boiling an egg we see a white material surrounding a yellow sphere and the white material is albumin. Albumin is a protein and where the yellow sphere is called yolk. अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर जो हमारा जो सख्त पार्ट होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसे हम सेल कहते हैं। उसके अंदर यॉक प्रेजेंट है हमारा। उसके अंदर एक जर्मिनल डिस्क, ब्लास्टोडर्म कहते हैं। ब्लास्टोडर्म वगैरह की मीनिंग जब आप हायर क्लासेस में जाइएगा, जब प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़िएगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पे एक एयर सेल और एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। अब हम जब ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की बात करते हैं, अभी मैंने सबसे फर्स्ट ही लेक्चर में, सबसे फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनेगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारे जो शेप ऑफ सेल है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। हमारा जो सबसे ज्यादा वैरायटी शो करता है शेप में वो अमीबा होता है, क्योंकि अमीबा का कोई भी एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, वो जिस तरह का होता है उसी तरह का वो बन जाता है, किसी भी एनवायरनमेंट में ढल जाता है। सूडोपोडिया बेसिकली फॉल्स फीट कहते हैं। जब अमीबा अपने खाने को कैप्चर करने के लिए आगे की तरफ जाता है, वो उस फूड को चारों तरफ से घेर लेता है, तो वो फॉल्स फीट की तरह अपीयरेंस देता है, इसलिए हम उसे सूडोपोडिया कहते हैं। जो वो खाना अपना लेने करने के लिए उसके चारों तरफ अपने आप को फैला लेता है। अब शेप ऑफ सेल्स में जब हम WBC की बात करते हैं, तो WBC हमारे न्यूक्लिएटेड होते हैं, ह्यूमन वाइट सेल होते हैं, और वो अनेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने के लिए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब जो शेप ऑफ सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली आप, मैंने अभी जितना आप लोगों को पढ़ा दिया है उतना आप लोग दोबारा रिवाइज करके आइए और उसे अच्छे से देख लीजिए। उसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आस्क मी एनी डाउट, आई गोना क्लियर इट। और ये जो शेप ऑफ मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, उसमें हम जब देखते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अभी अभी मैंने बताया कि इसमें डिवीजन ऑफ फ्लेवर्स प्रेजेंट होता है। ये डिवीजन ऑफ फ्लेवर कर पाते हैं क्योंकि इनके पास अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक तरह के यूकैरियोट्स होते हैं। यहाँ पे हमारा हमारा जो ये क्या कहते हैं, बहुत सारे सेल्स यहाँ पे डिवीजन ऑफ फ्लेवर हमारा शो करते हैं। अब हमारा जो शेप ऑफ सेल इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करता है अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग शेप पे। ये ब्रांच्ड होते हैं, हो सकते हैं अनब्रांच्ड हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, इलोंगेट हो सकते हैं, स्पिंडल हो सकते हैं। स्पिंडल शेप का मतलब होता है, इसे हम स्पिंडल शेप कहते हैं। आपको अलग अलग तरह के आगे जाने को मिलेगा और सेल्स किसी भी तरह के होते हैं। मैंने आज आप लोगों को जितना भी एक्सप्लेन किया है, अगर आपको उसमें से कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे ऐप पे 24/7 पूछ सकते हैं। डाउट सेशन हमेशा
सेशन हमेशा ऑप्शन में अटेंड किया है उसे कीप ऑन रिवाइजिंग। अगर आपको इसके बीच में कोई भी डाउट आता है, कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आता है, तो आप डाउट हमारे ऐप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।